नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में। जी हाँ, वही कार्यक्रम जिस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं कई प्रकार के प्रगतिशील किसानों से, कई ऐसे लोगों से जिन्होंने कि कुछ ऐसा किया है कि वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। इसी कार्यक्रम में, इस श्रृंखला में आज हम आपको मिलाने लेकर जा रहे हैं सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी राजकुमार यादव से। जी हाँ, राजकुमार यादव इस समय पर सिक्किम के गैंगटॉक में जिला कलेक्टर हैं। आईएएस क्या है कि ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस है कि मतलब हमारी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो हम पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो चाहे किसी भी स्टेट में हो, वो मणिपुर हो, नागालैंड हो, सिक्किम हो, कहीं भी हो, हम जाने के लिए रेडी होते हैं। अब जब सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन होने के बाद में हमारा कैडर अलॉटमेंट हुआ तो सिक्किम मिला मैं। सिक्किम मिलने के बाद में जब हमने एकेडमी में गए तो पता चला कि उनकी लैंग्वेज नेपाली है। नेपाली लैंग्वेज को हमें सीखना है तो थोड़ी बहुत क्लासें भी होती थी। फिर हमने नेपाली लैंग्वेज सीखी। जब हम वहाँ पे गए तो उनके कल्चर को हमने एक्सेप्ट किया, अडोप्ट किया और उनके नेपाली लैंग्वेज के माध्यम से ही उनसे हम कम्युनिकेशन करते हैं अभी। तो हमने नेपाली लैंग्वेज सीखी और वहाँ पे रहना, उनका खाना पीना सब कुछ हमने एक्सेप्ट किया। ये मतलब एक तरह से प्रतिज्ञा टाइप में होती है कि आप है ना, तपस्या टाइप में होती है कि आप यहाँ से निकल के आप सिक्किम में जाके वहाँ पे रह के वहाँ के लोगों के लिए सेवा करते हैं, काम करते हैं। तो वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मेरा मानना है कि भगवान ने जब हमें आपको किसी भी काम के लिए चुन लिया है, अब मुझे सिक्किम मिला है, बस मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कर्म करूँ कि सिक्किम को कभी धोखा ना हो। क्योंकि राजस्थान में पला बड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करता रहूँ ताकि मेरे गांव वालों को कभी भी ऐसा फील ना हो कि कभी कुछ हुआ नहीं है। तो मैं गांव में भी ट्राई करता रहता हूँ और मेरा जो कर्म क्षेत्र है सिक्किम में, उसमें भी पूरी कोशिश करता हूँ। तो अभी मैंने बहुत सारी वहाँ पे काम किए। 5-6 साल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में मुझे 5-6 बार गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिला हुआ है। गाड़ियों के लिए तो कहा जाता है कि वो कहीं भी सेट हो जाते हैं। एक बात भी कही गई कि जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँच जाए मारवाड़ी। पर फिर भी राजस्थान आपको कहाँ कहाँ याद आता है? राजस्थान खाने में याद आता है। जहाँ क्या फर्क है वहाँ के और यहाँ के खाने में? जहाँ दूध दही की बात होती है वहाँ पे थोड़ा कम मिलता है। तो वो चीज़ें हमें फील होती है कि खाना में बार बार ही होता है। कभी पराठे बनाने की इच्छा होती है, कभी क्या बनाने की होता है। तो राजस्थान खाने में याद आता है। अक्सर लोग जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि शहर के लोग हैं, मेट्रो के जो बच्चे हैं, मेट्रो या बड़े शहर में जो लोग हैं, वो लोग असल में आईएएस के लिए सेलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा कोचिंग्स मिल जाती है, उन्हें पूरा पढ़ाई के लिए माध्यम मिल जाते हैं। परंतु एक गांव से इतने लोगों का चुना जाना क्या कारण हो सकता उसका मेन मकसद ये है कि पारिवारिक आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे, जब मैं 12वीं क्लास में था तभी से मुझे बोला गया कि आप है ना कलेक्टर के लिए तैयारी करना। अब वो जानते नहीं थे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे बनते हैं, उनको प्रोसेस पता नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जब कलेक्टर वर्ड यूज़ किया तो उसके बाद में हमारे दिमाग में आया कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि कैसे बनते हैं। और उसी दौरान मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो जब जयपुर में हमने कॉलेज में तैयारी करते थे तभी से दिमाग में आया कि हम आईएएस की तैयारी करेंगे। और उसी पक्ष में हम तैयारी करते करते 5 साल के बाद में 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो प्रेरणा स्रोत बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। है? मैं किसानों वाले मुद्दे पर आऊँ उससे पहले एक बात और मैं पूछना चाहूँगा। वो लोग जो कि इस समय पर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, या जैसा कि आपने कहा कलेक्टर का सपना अगर किसी ने जगाया है या आईएएस बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे एक लाइन में? एक लाइन में ये बोलूँगा कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमें है ना उस समय का इंतज़ार करना पड़ेगा और किस्मत पे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें मिलेगा। बस ये मेहनत करते हुए करना है। राजकुमार जी, जब भी कहीं पर हिंदुस्तान में बात कर लीजिए, किसानों के बीच बात कर लीजिए, किसी भी कोने में बात कर लीजिए, जब भी हम बात करते हैं किसानी की और किसानी में जैविक खेती की, क्योंकि जो कि इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत बना हुआ है, उस जैविक खेती की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सिक्किम का। मैं जानना चाहूँगा सिक्किम का जैविक खेती का सफ़र अब तक कैसा रहा? सिक्किम में 2002-3 में सरकार ने ये सोचा कि हमें जैविक खेती पे ध्यान देना चाहिए। तब शायद भारत भारत में ये कोई चर्चा का विषय भी नहीं था उस टाइम। लेकिन सिक्किम ने आगे बढ़ के ये सोचा। तो उस टाइम 2003 में जब गवर्नमेंट ने सोच के पॉलिसी ड्राफ्ट किया कि हम सिक्किम को फुल ऑर्गेनिक स्टेट बनाएंगे, न कि एक ज़िला न एक गाँव, उन्होंने पूरा राज्य को बनाने की सोची। उस टाइम
उनको ये विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो स्टार्ट किया तो बहुत सारे एजिटेशन भी हुए कि किसानों ने बोला कि इससे नुकसान होता है, प्रोडक्शन कम होता है। तो सरकार ने सोचा कि दो पक्ष में हमें ध्यान देना चाहिए। पहला मोटिवेशनल पार्ट, मतलब किसानों को ऐसा मोटिवेशन दे कि जिससे वो उस चीज़ को अपनाए, और एक दूसरा होता है कि रोक टोक। तो जब मोटिवेशन पार्ट की बात आई तो सरकार ने कहा कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके थ्रू उसको मार्केट में ले जाएंगे, और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। जहाँ पे 1500 रुपये पर क्विंटल मिल रहा है वहाँ पे 2500-3000 में वो बिकेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उसी दौरान उनको जब ये जगाया और अवेयरनेस जगाई, हर पंचायत में जा जाके सभी को बताया कि इसका ये फ़ायदा है, और प्रोसेस ये बताई कि आप अगर ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो क्या करना चाहिए, बीज कैसे लगाएंगे आप, और खाद कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद में जब किसानों ने अपनाना सोचा, तब धीरे धीरे एक एक पंचायत को हमने स्टार्ट किया। दूसरा हुआ कि रोक टोक का मतलब हो गया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जब मोटिवेशन दे दिया फिर भी नहीं मान रहे, तो उन लोगों को रोकने के लिए हमने बाउंड्री बंद की कि अब जो खाद वगैरह आ रहे थे केमिकल्स, उनको रोकना ज़रूरी है। तो बॉर्डर पे हमने वो सब बैन कर दिया। फिर एक कानून बनाया कि जितना भी कोई भी अगर खाद यूज करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, दंड का प्रावधान किया गया उसमें। तो ये कानून बनाया, तब जाके लोगों ने सोचा कि अब हमें इसी दिशा में मुड़ना है, तो उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की तरफ झुकाव दिया, और उसके कारण आज हमारा स्टेट 2013-14 में फुल्ली 10 साल के बाद में फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है अभी सिक्किम। सिक्किम आपकी कर्मभूमि है और राजस्थान आपकी जन्मभूमि। अगर हम जैविक खेती की बात करते हैं राजस्थान की, क्या संभव है, सिक्किम एक छोटा राज्य है और राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, क्या संभव है राजस्थान को जैविक बनाना? राजस्थान ऐसा है कि इसमें जैसे रोक टोक वाली बात है वो शायद सफल नहीं हो पाएगी। इसको इसलिए है ना क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, और इसमें ज़्यादा बेटर होगा कि मोटिवेशनल पार्ट में जाए। तो हमें किसानों को प्रेरणा देनी पड़ेगी। उसका दो तरीका हो गया। एक तो ऐसा है कि जैसे हम सब्सिडी दे रहे हैं यूरिया खाद पे, वो चीज़ें वो सब्सिडी बंद करके हमें सब्सिडी देनी चाहिए जो ऑर्गेनिक चीज़ें बनती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, मेन्योर है, उन चीज़ों पे हमें सब्सिडी देनी चाहिए। जो 100 रुपये में मिलती है वो मार्केट में यहाँ पे 50 में मिल जाए, तो लोग अपने आप झुकेंगे उस तरफ। और दूसरा है कि जो सीड वगैरह है उस पर सब्सिडी देनी चाहिए। फार्मर्स को जो ट्रैक्टर्स वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उन पे सब्सिडी देनी चाहिए जो ऑर्गेनिक खेती अपनाते हैं। तो कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे कि आप अगर खाद केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो इतना पैसा मिलेगा, आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी 90% सपोज करिए, या 50%, फिर इधर आएंगे तो आपको 70 से 80% मिलेगी। ये मानते हैं, इस बात को अच्छी तरह मानते हैं कि इसमें सरकार का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। किसान तो खैर करने को तैयार हैं ही, पर सरकार का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर, क्योंकि किसान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो 3-4 साल तक वेट कर सके कि ये जो ज़मीन है उसको केमिकल फ्री करने के लिए 3 या 4 साल लगते हैं, और वो जब खाद यूज करेंगे सिंपल तो प्रोडक्शन नो डाउट घटेगा। प्रोडक्शन घटेगा तो उनको नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार को आगे आना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो किसान मानेंगे नहीं किसी हालत में। आपने जो शुरू में कहा कि मोटिवेशनल कैंप्स अपने को लगाने चाहिए, मोटिवेशन उसको किसान को देना पड़ेगा, बिना मोटिवेशन के शायद जैविक खेती संभव नहीं है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार को भी इसमें सामने आना पड़ेगा। आम आदमी की भूमिका इसमें आप कैसे मानते हैं, जो असल में एंड यूज़र है, जिसे कि असल में जैविक उत्पाद चाहिए? एक जागरूकता कैंप एक तो फार्मर्स के साइड में चलाना पड़ेगा कि आप अपनाइए, दूसरा जो यूजर्स है उनको भी चलाना पड़ेगा कि इसके नुकसान क्या क्या है। क्योंकि जैसे कोरोना काल में इम्यूनिटी की बात आती है, ये इम्यूनिटी हमारी घट क्यों गई है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, जो फूड यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो जैसे ही वो वायरस अंदर जाएगा वो और भी रिएक्शन करेंगे। तो इसलिए आयुर्वेद का बहुत महत्व है। तो इसलिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए और ये जो ऑर्गेनिक खेती वाले जो प्रोडक्ट है वो आने वाले टाइम में और यूज हो, इसके लिए हमें जागरूकता कैंप लगाने जरूरी है, दोनों साइड में लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर एंड यूज़र जब जाकर मांगेगा दुकान पर तो सीधी सी बात है कि उस मांग को पूरी करने के लिए उत्पादित करने पड़ेंगे, किसान को उत्पादन करना पड़ेगा। राजकुमार जी, एक बात ये बताइए, जब हमको सब कुछ पता है, जब हम जानते हैं कि सरकार को भी काम करना है, जब हम जानते हैं कि आम आदमी को भी जगाना है और किसान को भी जगाना है, तो भी फिर क्या है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर पूछ रहा हूँ, फिर भी क्या कारण है कि चीज़ें हो नहीं पा रही हैं? एज ए सिविल सर्वेंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ठान लिया है तो पक्का हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिक्किम ने करके दिखाया है।
आने वाले टाइम में हो सकता है कि दूसरा राज्य कोई भी जो नॉर्थ ईस्ट का हो सकता है, कोई भी आने वाला टाइम में उनका डिक्लेयर हो सकता है। तो बहुत सारे स्टेट्स तैयारी कर रहे हैं। अभी राजस्थान इस मामले में सोच रहा है, और ये खुशी की बात है कि मेरे ही गाँव में हमने स्टार्ट किया है ये। तो हम भी सोच रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास में जितनी भी ज़मीन है, क्यों ना हम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक करना स्टार्ट करें। तो जब सोचना स्टार्ट करेंगे तभी जाके, नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन सोचना तो कम से कम स्टार्ट करें, और 5-7 साल आने वाले टाइम में पक्का ये होना तय है। कि जैविक खेती जमीन पे करने से पहले हमें दिमाग में जैविक खेती करनी होगी। वो हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। हमें पता है कि इससे थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन आने वाले टाइम में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस नुकसान को, जो अभी वर्तमान में नुकसान है, उसको न देख के फ्यूचर में जो फ़ायदा होने वाला है उसको देखना ज़रूरी है, और उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोरोना का जैविक खेती के आने वाले भविष्य पर कितना प्रभाव पड़ा? कोरोना के कारण क्या होगा, लोगों को ये पता चल गया है कि एक्सरसाइज का क्या महत्व है, और इम्यूनिटी का क्या महत्व है, और आयुर्वेदिक का क्या महत्व है। जितनी भी चीज़ें हम, जो लोग आयुर्वेदिक यूज करते हैं, अच्छा टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट। और जिनके पहले से ही कोई छोटी मोटी बीमारी है, कोरोना में उन्हीं को केवल नुकसान हुआ है। जैसे डायबिटीज़ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसी प्रॉब्लम के कारण ज़्यादा रिएक्शन हुआ है। तो आने वाले टाइम में जैविक खेती एक तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गया है। तो खाने में भी हम आयुर्वेद को अगर अपनाना चाहते हैं, तो ये ऑर्गेनिक खेती ही हमें उसको सप्लाई कर पाएगी। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ेगा आने वाले टाइम में। मतलब आप ये मानते हैं कि हमें वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट कर जाना होगा, जो खेती हमारे पूर्वज किया करते थे, जो जिस शैली के साथ हमारे पूर्वज जिया करते थे, हमें वापस वो शैली अपनानी पड़ेगी अगर हमें रोग मुक्त जीवन चाहिए तो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले हमारे जो नॉर्मल तेल यूज करते थे, वो बहुत अच्छा तेल था। आज हम रिफाइंड के नाम पे है ना, बस वो केमिकल टाइप में खा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें न करके, जो चीज़ें रॉ मटेरियल आती है, जो प्रकृति ने हमें दी है, उसी की तरह हमें मुड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम इम्यूनिटी बूस्टर कर पाएंगे। जैविक खेती से इतर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम जिस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उस एज ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्वज हमें एक बहुत अच्छा वातावरण देके गए थे, खूब खूबसूरत हवाएं और खूबसूरत फल देके गए थे, लेकिन हम लोगों ने उसे प्रदूषित कर दिया, एक तरह से लेमिनेटेड हमारे वातावरण को कर दिया। तो अब क्या आपको नहीं लगता कि पर्यावरण को बचाने के लिए और भी बहुत सारे काम ऐसे करने हैं जो कि ज़रूरी हैं? जितनी भी एक्टिविटी बढ़ रही है, तो वो, क्योंकि इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और जब भी इकोनॉमी बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट को नुकसान होना ही होना है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ही जाके हमें काम करना पड़ता है। या तो ज़मीन हम ले रहे हैं, या पेड़ काट रहे हैं, या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो दोनों का इफेक्ट तो पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन बैलेंस रखा जा सकता है। और बैलेंस रखने के लिए हमें दोनों चीज़ करनी पड़ेगी। यही है कि हम केमिकल वगैरह यूज ना करके, अगर हम जैसे पेड़ वगैरह में अभी केमिकल यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट पड़ता है। पॉलीथीन यूज ना करें, ऐसी चीज़ें जो रिसाइकल होने वाली चीज़ें हैं वो यूज करें, तो इन्वायरमेंट हमारा संरक्षित रहेगा, और हमारा काम भी हो पाएगा। बोला कि हमें अपने दिमाग से प्रिपेयर होना पड़ेगा, माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो क्या आपको नहीं लगता इन चीज़ों को हमें स्कूली पाठ्यक्रम में और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में भी शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे शुरुआत से ही इस तरफ बढ़ें? बिल्कुल सही बात है। जैसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक चैप्टर हुआ करता था, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट अभी तक लोग जानते नहीं है कि फायर हो गया तो क्या करना है, लैंडस्लाइड हो गया तो क्या करना है। लेकिन अभी क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बच्चों को सिखाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को पाठ्यक्रम में वो कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक नॉर्मल सब्जेक्ट हो गया है। सभी लोगों को पता है कि अगर आग लग गई है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, और कुछ भी अगर हो गया, सिलेंडर फट गया है तो हमें क्या करना चाहिए, कितना कंपेंसेशन मिल सकता है, सब चीज़ें पता है। इसी तरीके से अगर हमारी जो ऑर्गेनिक खेती है, उसको भी अगर हम पाठ्यक्रम में लाएंगे, तो आने वाले टाइम में और जिज्ञासा पैदा होगी लोगों में, और जानकारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से और ऐसे कैसे कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण कम से कम बचा रहे? पर्यावरण हमारा बचा रहे, उसके लिए तो यही है कि जो हमारे गवर्नमेंट ने जो तय किया है, बैलेंस अप्रोच, कि इकोनॉमी को भी हमें बूस्ट करना है, क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड हमें बढ़ाना है, लेकिन इन्वायरमेंट को भी हमें संरक्षित रखना है। तो जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड रूल्स है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो अभी फॉलो हो रही है, नो डाउट। लेकिन फिर भी जैसे हम यही पॉलीथीन वगैरह जो यूज कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हम यूज न करके रिसाइकलेबल जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर मार्केट में आए, तो पर्यावरण संरक्षित रहेगा।
आप रहते सिक्किम में हैं, परंतु आपकी नज़रें पूरे अपने गांव पे लगी रहती हैं, उसमें पर्यावरण को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए, और अभी आपने बताया कि जैविक खेती के लिए भी आप काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा, थोड़ा सा प्रकाश डालें किस प्रकार से आप ये सब काम कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि गांव में अभी 2015 में हमारी पंचायत बनी थी। तो 2015 में बनने के बाद में, क्योंकि जब हम आईएएस ऑफिसर बन गए, 4-5 लोग वहाँ पे आईएएस आईपीएस है, तो हमारी दायित्व है कि हम पहले गांव से स्टार्ट करें। हमेशा क्या होता है कि जैसे ही हम आईएएस वगैरह बने, हम अपने गांव को बोलते हैं और हम दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं कि हमारा काम हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम हमारी जड़ों को देखें और हमारे गांव को पहले डेवलप करें। तो इसलिए हमारे जैसे पापा सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद में 5 साल में हमने पूरा फोकस किया गांव में, रोड्स की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, और पानी को संरक्षण करने के लिए नल वगैरह लगा के कुएं में हमने पानी डाला, ताकि जितना भी नाली वगैरह का पानी है वो कुएं में जाए, और इससे क्या कि पानी का संरक्षण भी हो। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कदम है। आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं उनमें हम पेड़ लगाएं, जितनी भी जो किनारे किनारे पे है, और उनकी पैदावार भी इफ़ेक्ट ना हो, और साथ साथ में पेड़ भी लगे, छायादार पेड़। तो ये हम करने वाले हैं। दूसरा है कि जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ अभी मुड़ रहे हैं हम, तो ये जागरूकता कार्यक्रम तो चालू हो रहा है। अब लोगों में, किसानों में ये जागरूकता आई है कि इससे फ़ायदा होगा। आने वाले टाइम में जो गेहूँ अभी 1500-2000 रुपये क्विंटल में बिक रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो 2,500-3 हज़ार रुपये में बिकेंगे, तो डबल फ़ायदा है। तो इसके लिए भी हम उसकी में मुहिम चला रहे हैं। तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है। दूसरी बात है कि हमने एक बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमने एक एनजीओ खोला। सभी जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं हमारे, जो गांव के हैं और आसपास के हैं, उन्होंने मिलके अभी 50-60 लोगों ने एक एनजीओ खोला हुआ है। उसमें हमारे पास में हमेशा हम 5100 रुपये पर ईयर देते हैं, और जो भी कहीं भी आग लग गई है, कोई गरीब आदमी पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया है, किसी को भी सहायता चाहिए, हम उसमें से उनको सहायता प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे काम हम कर रहे हैं ताकि गांव वालों को या आसपास के गांव लोगों को ऐसा न लगे कि वो अकेले हैं, कोई नहीं है उनको देखने वाला। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो सोचते हैं कि मेरे पास में पैसा नहीं है ट्यूशन का, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर ऐसा बच्चा है तो हमारे पास में कॉन्टैक्ट करें, हम उनको सहायता प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी फ़ीस जमा करवा देते हैं ताकि वो पढ़ पाएँ। तो हम ऐसा करके हम गाँव की तरफ ध्यान दे रहे हैं। राजकुमार जी, एक अंतिम सवाल, क्या कहना चाहेंगे उन किसानों को जो कि जैविक खेती करना चाहते हैं परंतु हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है पहला। अगर हम सोचेंगे, पहले ऐसा था कि जब गवर्नमेंट ने चाहा कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएंगे, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सीड और जो यूरिया वगैरह है उन पे सब्सिडी दी, ताकि कंजप्शन बढ़े और लोग है ना उसका यूज करें, और ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ऐसा ही जब गवर्नमेंट चाहेगी कि हाँ अब है ना हमें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑर्गेनिक खेती में लाना है, तब पक्का नो डाउट कि ऑर्गेनिक खेती में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा। क्योंकि जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जैसे सपोज करिए कि आज ग्रीन हाउस है, पहले ग्रीन हाउस कोई नहीं बनाता था। पानी के जो टैंक बना रहे हैं अभी आजकल, वो पानी का टैंक कोई नहीं बनाता था, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते थे पब्लिक। 5-10 लाख रुपए लग रहे हैं उसको बनाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 90% सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। सोलर ऊर्जा पे सब्सिडी 80% सब्सिडी देते हैं अभी। तो इससे क्या होगा कि 20% ही लग रहा है किसान का। तो ऑटोमेटिकली अभी सभी लोग सोलर ऊर्जा में जा रहे हैं, सभी लोग वो पॉन्ड में जा रहे हैं, पॉन्ड बना रहे हैं, और सभी लोग जितनी भी अपने सीड वगैरह के जो फार्मर्स ट्रैक्टर्स वगैरह है, उसमें इक्विपमेंट्स में भी उनको वो लोन मिल रहा है। तो इसलिए आराम से वो ला रहे हैं। अगर ऐसा ही अगर ऑर्गेनिक खेती में करेंगे तो पक्का हम आराम से कर पाएंगे। किसानों को बस ये है कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो सड़क गांव से शहर की ओर जाती है, वही सड़क शहर से गांव की ओर वापस आती है, ये बताते हैं राजकुमार यादव जैसे लोग। जी हाँ, वो लोग जो रहते सिक्किम में हैं परंतु ध्यान अपने गांव का रखते हैं, जो अपनी कर्म भूमि में भी अपना काम करते हैं और अपनी जन्मभूमि को भी याद रखते हैं, और सोचते हैं कि अपने गांव के लिए भी कुछ ऐसा करते रहें जिससे कि उन्हें आदर्श समझकर आगे आने वाली पीढ़ी भी कुछ ऐसा करे, अपने गाँव को, अपनी जड़ों को भी याद रखें, और हाँ, अपने देश की सेवा के लिए भी हमेशा तत्पर रहें। जय जय किसान में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलाएंगे आपको किसी ऐसी ही हस्ती से। तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।